हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना मिडिवल हिस्ट्री का 27th ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन डिस्कस। आज का जो हमारा पहला सवाल है उसमें ये बताने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की जो कराधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूमि पर कर की दर निर्धारित की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कार्यशालाओं के जो निजी मालिकों के उद्योग कर का भुगतान किया करते थे। ऑप्शन है इसका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि कृष्णदेव के शासनकाल में जो भू राजस्व सरकार की आय का एक मुख्य स्रोत था। उचित राजस्व का आकलन करने के लिए भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था गीली भूमि, दूसरा था सूखी भूमि, तीसरा था बाग, चौथा था जंगल। सरकार ने अन्य कर की भी सरकार ने अन्य कर भी लगाए थे, जैसे कि चराई कर, सीमा शुल्क, बागवानी पर कर और विभिन्न वस्तुओं के निर्माण पर उद्योग कर लगा रखा था। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए सही है क्योंकि विजयनगर के दरबार में फारसी दूत अब्दुल रज्जाक द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत से हमें यह पता चलता है कि दोनों कथन हमारा सही है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि जो प्रसिद्ध पेंटिंग बनी थानी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है बिंदु स्कूल, ऑप्शन बी है जयपुर स्कूल, ऑप्शन डी है कि हमारा कांगड़ा स्कूल, ऑप्शन डी है ऑप्शन जो डी है हमारा कनिष्कगढ़ स्कूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि कनिष्कगढ़ स्कूल। कनिष्कगढ़ में जो पेंटिंग सबसे रोमांटिक कविदंतियों और सावंत सिंह और उनकी प्यारी बानी धानी और जीवन और मिथिको रोमांस और भक्ति के अंतर संबंधों से जुड़ी हुई है। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि बनी थानी में महिलाओं को राधा के चरित्र से मिलता जुलता कहा जाता है। इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर था। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो जागीरदार थे वो न्यायिक और पुलिस कर्तव्यों के बदले भूमि ही असाइनमेंट के धारक थे, जबकि जमींदार राजस्व संग्रह के अलावा किसी भी कर्तव्य को करने के लिए दायित्व के बिना राजस्व अधिकारों के धारक थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो जागीरदारों को भूमि का आवंटन वंशानुगत किया जाता था, जबकि जमींदार के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और जबकि क्वेश्चन में कौन सा क्या पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि दोनों वर्गों ने मुगल सम्राट के साथ राजस्व की सत्ता साझा की थी। जमींदार और रसई। जमींदार अपनी भूमि को वंशागत मालिक थे, जिन्हें वंशानुगत आधार पर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। उन्होंने साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया था क्योंकि उन्होंने राजस्व संग्रह और स्थानीय प्रशासन में मदद की थी, जिसके लिए उन्होंने सैनिक को बनाए रखा था। कुलीनों में वे लोग शामिल थे जिन्होंने या तो बड़ी जागीरें मनसब सौंपे जाते थे या सूबेदार नियुक्त किए जाते थे। इसलिए हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत के जो राजस्व शासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी को आमिल के नाम से जाना जाता था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों की एकता व्यवस्था एक प्राचीन स्वदेशी व्यवस्था थी। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है मीर ख्वासी का कार्यालय दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए है सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट सही है,
ऑप्शन बी है सिर्फ हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट क्या है तो सही है। हमारा पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि एकता प्रणाली का जो पहला चरण था वो 1206 में शुरू हुआ था। इस प्रणाली की शुरुआत सैन्य कमांडरों को एकता यानी कि क्षेत्रीय क्षेत्र या इकाइयों जिनका राजस्व वेतन के बदले अधिकारियों को सौंपा गया था के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में असाइनमेंट के साथ जुड़े हुए थे, जिसके कारण राजस्व से वे खुद को बनाए रख सकते थे और उनके सैनिक भी थे। तो इस तरीके से इसका मतलब यह है कि जो एकता प्रणाली था वो 1206 में शुरू हुआ और यह एक प्राचीन स्वदेशी भारतीय संस्था नहीं थी, इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत हो गया क्योंकि जो मुगल केंद्र शासन मीर ख्वासी सैन थे वे विभाग के प्रमुख होते थे, इसलिए वो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। जब हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट बचा, वो है पहला, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो दो स्टेटमेंट दिएगा उसमें यह बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी इसे काफी प्रभावित थे। तो ऑप्शन ए है सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमारा पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि 13वीं शताब्दी में तेलंगाना क्षेत्र में निर्वाक और वल्लभाचार्य वैष्णव भक्ति के अन्य प्रचारक भी थे। अकबर 15वीं शताब्दी का था, इसलिए उसे समकालीन होने की संभावना नहीं है, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि जो कबीर दास था उनका जो समय अवधि था वो था 1398 से लेके 1440 या 1518 तक। इससे पहले ही मतलब सरहिंद से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया। तो इसका जब दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए तो इसका जो राइट आंसर बचता है वो है ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि मियां तानसेन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि तानसेन सम्राट अकबर के द्वारा उन्हें दी गई उपाधि थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं पर ध्रुपदों की रचना की थी। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है तानसेन ने अपने संरक्षकों के लिए गीतों की रचना की थी। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है तानसेन ने कई रागों का आविष्कार किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट इसलिए कि जो तानसेन जो टाइटल है वो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के द्वारा दिया गया था, ना कि अकबर के द्वारा, इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसमें कि हमें इनकरेक्ट पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के सचित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जहांगीर। जहांगीर जो थे वो एक मुगल सम्राट थे जिन्होंने पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताने की जो भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन सा हमारा करेक्टली पेयर है, यानी कि करेक्टली मैच है। और पहला है हमारा औरंग, यानी कि राज्य के एक खजाना से भरी। दूसरा है हमारा बनियन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। तीसरा है हमारा मिरासीदार, यानी कि राज्य को नामांकित राजस्व दाता। ऑप्शन ए है सिर्फ हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि तीनों करेक्टली मैच है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। यानी जब हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, हमारे पास बचे सिर्फ दो स्टेटमेंट।
हमारा पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो औरंग है वो गोदाम के लिए फारसी शब्द है। और अब तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो कि तीसरा है हमारा मिरासीदार, जो वो समान है किसके समान, ये समान है, इसलिए हमें यह सही मानना होगा। बस सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा कथन सही है या नहीं। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, यानी कि जो बनियन है ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट यानी कि व्यापारी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। जब दूसरा स्टेटमेंट सही है तो हमारा ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। और पहला है हमारा यानी ऑप्शन ए है हमारा परगना सरकार सूबा, बी है हमारा सरकार परगना सूबा, ऑप्शन सी है सूबा सरकार परगना सॉरी परगना, ऑप्शन डी हमारा परगना सूबा सरकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि परगना सरकार और सूबा। आरोह क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से सबसे बड़े तक, यानी कि हमें इसको किसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। पराग यानी कि मुगलों के दौरान, सरकार जिला इकाइयों के गांव का समूह और सूबा मुगल साम्राज्य का प्रांत जहां सूबेदारों की नियुक्ति की जाती थी। इसलिए इन तीनों शब्द का मतलब पता चल गया। पराग यानी कि पराग का अर्थ होता है मुगलों का दौरान, और हमारा जो सरकार है यानी कि जिला इकाइयों के गांवों का समूह, और जो हमारा सूबा है वो है मुगल साम्राज्य जहां प्रांत जहां सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें यह बताने की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चंगेज खान भोगड़े ख्वारज़म राजकुमार की खोज में सिंधु पहुंच गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान तैमूर ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया था और सिंधु को पार किया था। और तीसरा स्टेटमेंट है विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो ऑप्शन ए है सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट सही है। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के दरबार में शरण लेने वाले ख्वारिज़म राजकुमार जलालुद्दीन मगवरानी पर हमला किया, लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण देने से ना देने का फैसला किया और इसलिए उसने चंगेज खान के भारत पर आक्रमण करने से बचा लिया। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। इस अवधि के दौरान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शासक था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक। कब से 1325 से 1350 तक। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया तो काली घाटी के शासक द्वारा यानी कि मन्ना विक्रम के द्वारा उनका स्वागत किया गया था, इसलिए हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने मिडिवल हिस्ट्री के 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन डिस्कस कंप्लीट कर लिया है। तो कल से हमारा अब मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट होगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सीरीज भी पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।